अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हर ज़ाविये से मैं खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ सना करीम और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हमेशा की तरह आज भी अहम तरीन मौज़ूआत हैं जिनको हम ज़ेर बहस लाते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँ कि आज जो हमारा अहम टॉपिक है वो इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने का बाकायदा ऐलान कर दिया और वो कहते हैं कि 23 दिसंबर को जो है असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, जिसके हवाले से आपको बताएं कि सियासी सूरत हाल कुछ यूँ है कि काफ़ी हलचल पाई जाती है और सदर मुमलिकत जो है इस वक्त फ्रंट फुट पर मौजूद हैं। उनकी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार वज़ीर आला पंजाब से भी मुतअद्दिद मुलाकातें भी इस हवाले से हो चुकी हैं। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो है एक अहम तरीन मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी फ़िलहाल आप देखें और इंतज़ार करें और इसी पॉलिसी पर आप अमल पैरा भी रहें। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि काफ़ी ज़्यादा हलचल पाई जाती है आजकल हमारी जो मौजूदा सियासत है इसमें। जबकि दूसरी जो हमारा अहम तरीन मौजू होगा वो होगा नून लीग पंजाब असम्बली बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सरगर्म दिखाई देती है और परवेज़ इलाही एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे, ऐसा कहना है राना मशहूद का। तो हमें देखना यह है कि क्या वाकई में कोई बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। आसिफ अली ज़रदारी चौधरी शुजात के राब्ते भी जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं और पंजाब जो असम्बली है उसको बचाने के लिए जो मुस्लिम लीग है और जो विफाकी हुकूमत है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक इस वक्त दिखाई देती है। सियासी माहौल गर्म है, इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि यही निज़ाम चलता रहे। वज़ीर आला पंजाब का ये अहम तरीन बयान भी सामने आया है। साथ में देखना हमें ये भी होगा क्या परवेज़ इलाही वाकई में कोई सरप्राइज़ देने जा रहे हैं पीटीआई को या अवाम को या फिर विफाकी हुकूमत को। तीसरा तरीन हमारा जो अहम तरीन टॉपिक होगा वो ये होगा कि परवेज़ इलाही के बयान पर उस्मान बुज़दार ने काफ़ी जो है रद्द-ए-अमल दिया है। इससे पहले देखा यह गया कि इस तरह के बयानात सामने आए लेकिन उस्मान बुज़दार जो है वो सामने नहीं आए। लेकिन जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही, उनको कुछ जो है तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे पिछले अदवार में भी और अब जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पंजाब दोबारा हासिल करने के उनकी जानिब से दावे भी किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि उस्मान बुज़दार की वजह से पीटीआई और इत्तेहादियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिस पर उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मुझ पर तनकीद करना मतलब पीटीआई के बयानिए पर तनकीद करना है। बगैर देर किए अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सना मिर्ज़ा, वो भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले सज्जाद मीर साहब की जानिब बढ़ूंगी, उनसे बात करूंगी। सज्जाद मीर साहब, क्या कहेंगे आप, इमरान खान ने वाकई में असम्बलियाँ तहलील कर देनी है 23 दिसंबर को और इसके बाद अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो क्या पीडीएम ने हिकमत अमली अपनानी है? देखिए जी, इमरान खान के बयानिए से तो यही लगता है कि असेंबलियों को हर सूरत तहलील हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत से यानी क्राइम से ऐसा साबित होता है जैसे परवेज़ इलाही एकदम अपने दूसरे मूड में आ गए हैं कि असेंबलियां तहलील करना शायद फिलहाल आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इस्टेब्लिशमेंट भी इसके लिए तैयार। पाकिस्तान में वो लोग जो मामला को देखते हैं, समझते हैं, चलाते हैं, उनके ख्याल में इस वक्त असेंबलियां तहलील करना मुल्क के मफाद में नहीं है। और ये बात आम तौर पर सोची जा रही है, कही जा रही है कि इस वक्त जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ है कि इंटरिम हुकूमतें भी बनेगी, कुछ लोग इधर लग जाएंगे, कुछ और जो हम कहते हैं स्टेबिलिटी नहीं है सियासत में, वो और एक तरह का गंद पड़ेगा और शोर पड़ेगा जिससे शायद मईशत को और ऐसा सदमा पहुंचे जो हम बर्दाश्त ना कर सके। मईशत को संभालना, कम से कम ऐसे मरहले पे लाना कि वो कुछ देर के लिए डिफॉल्ट से भी बच सके और आगे भी चल सके, वो बहुत से लोगों की प्रायोरिटी नजर आता है। परवेज़ इलाही ने आज तक कोई काम ऐसा नहीं किया है जो वो मुल्क की मैं अब एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल करना चाहता नहीं हूँ, लेकिन क्या हर्ज कर दिया जाए से हट कर करते हो। और सुना यही जाता है कि उनको कह दिया गया है कि यही निज़ाम चलेगा अभी और इससे अलावा असेंबली तहलील नहीं होगी। और यही वजह है कि परवेज़ इलाही अपने पैंतरे बदल रहे हैं, कोई मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और कहे जा रहे हैं। हमारे बहुत से बाखबर लोग जो हैं बड़े वसूल के साथ कहते हैं कि 23 तारीख को असेंबलियां जो है तहलील नहीं होगी। उनका यह भी ख्याल है कि अगर तहलील करना होती तो ऐलान करने की क्या जरूरत थी, वरना तो इसमें 2-4 दिन की जो ताखीर की जा सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर या कुछ और करके। तो बहुत से लोग बहुत से राय का इजहार करते हैं, तरीकों का इजहार करते हैं, उसकी गुंजाइश न रहती। आप ऐलान करते कि असेंबलियां हमने आज तहलील कर दी और तहलील हो जाती, खत्म हो जाती, किसी को कोई काउंटर मूव करने की मोहलत ना मिलती। लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त इमरान खान अपना आखिरी कार्ड खेल चुका है और वो इससे विड्रॉ करना भी उसके लिए आसान नहीं है। और इसके लिए जो फजा पैदा की जा रही है वो आखिरी वक्त तक जो है
वो दबाव डालने की कोशिश करेंगे और ये चाहेंगे कि वो दबाव जो है हुकूमत पर कायम रहे। इस दबाव का असर क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इमरान ये चाहते हैं कि उनका मकसद असम्बलियाँ तहलील करना नहीं, जो खुद उनके इतने फ़ायदे में नहीं जाता, बल्कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि आइंदा इलेक्शन के लिए दबाव डाला जाए और इलेक्शन उससे हासिल किए जाए, तो भाई मुझे नहीं लगता कि इस पूरी मूव के नतीजे में फौरी इलेक्शन हासिल हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद इलेक्शन कोई मूव ऐसी है नहीं। प्रेसिडेंट की मूव जो है बहुत ढील डाली है, पार्लियामेंट में ये आने को तैयार नहीं है और लोग इस पे इतबार करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में मेरा नहीं ख्याल है कि अगर इनका ये मकसद है कि इसके नतीजे के तौर पर हम कौमी असम्बली के जनरल इलेक्शन करवा लेंगे, तो लगता है कि वो दबाव शायद इतना कारगर न हो। और इमरान कह चुके हैं कि वो 10 महीने तक प्रेशर बिल्ड करने के लिए तैयार हैं। वो प्रेशर की फजा यही है जो पैदा करना चाहते हैं। अब इनके बाद उनके मुकदमा शुरू होते हैं, उसकी से क्या फजा पैदा होती है, इमरान कहाँ खड़े होते हैं, ये मैं अभी फिलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये सारी बातें जो ज़ेरे गौर हैं। ठीक ठीक। इम्तियाज गुल साहब, बगैर किसी देर के आपकी तरफ बढ़ूंगी। जी जो रहा है कि क्वार्टर के साथ जो बहुत देरीना ताल्लुक है, वो उसे निभाना भी चाहते हैं, ख़राब भी नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ वो गालिबन अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए पीटीआई के साथ बराह रास्त कोई झगड़ा भी नहीं डालना चाहते। इसीलिए थोड़ी बहुत वो अगर मगर के साथ बातचीत कर रहे हैं और शायद वो अपना भाव भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अंदाज़े गुफ्तगू उन्होंने इख्तियार किया आज भी और गुज़िश्ता रोज़ ARY के साथ इंटरव्यू में भी था। लेकिन देखें, एक हमें बुनियादी बात जहन में रखनी चाहिए कि मौजूदा हालात में मैं आपको बताऊं, आज एक बहुत बड़े गैर मुल्की इदारे ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, और फिर उन्होंने कहा कि आप अपना सवाल भी दीजिए। मैंने सवाल से पहले पूछा कि ये बताएं कि इसका मकसद क्या है इस कॉन्फ्रेंस का। सवाल दूंगा, लेकिन बाद में अच्छा हुआ, सुबह मेरा पैगाम आया कि हमने वो मुलतवी कर दी है, क्योंकि मुझे यकीन है कि दूसरे दोस्तों ने भी यही पूछा होगा कि आप का मकसद क्या है। क्या ये तो मुमकिन, ये तो नहीं था कि इसहाक डार साहब के कहने पे उन्होंने कहा कि चले थोड़ी सी हम अपने मसाइल की वजाहत कर देते हैं। तो बुनियादी मसला ये है कि अगर जिस मुल्क में एक बड़े इदारे की रेजिडेंट विजुअल कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद ना कर सके, आखिरी वक्त में उसको मुलतवी कर दें, एतमाद बैरूनी ममालिक का, डोनर्स का, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है या इंतहाई कम हो चुका है। और वो अभी तैयार नहीं हैं एक ऐसी हुकूमत के साथ डील करने में जिसका मालूम नहीं है या साल रहना है, क्योंकि बार बार इशारे हमें ये भी मिल रहे हैं कि माली इमरजेंसी लग सकती है और मौजूदा असम्बली की मायात को बढ़ाया जा सकता है। सही, ठीक। सना मिर्ज़ा, आपकी जानिब बढ़ूंगी, क्या कहेंगी आप? भला उनका अपना मंसूबा हो, लेकिन लगता यह है कि आपने इस सवाल में हुकूमत, मेरा ख्याल है इम्तियाज गुल साहब शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं कंटिन्यू करूं? जी आप कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, इस तरह है कि देखिए, जो गवर्नमेंट का, क्योंकि आपने भी सवाल किया, तो इसमें गवर्नमेंट के पास ना प्लान A, B और C है। प्लान A ये है कि हुकूमत हर सूरत में निगोशिएशंस करे, और वो आपको पता है कि शुजात साहब के थ्रू जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब भी अब पिछले 2 रोज में मुलाकातें कर चुके हैं। शुजात साहब से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और इन टर्म्स से आगे जाने की भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से परवेज इलाही साहब के साथ बातचीत की जाए। सेकेंड ऑप्शन ये है
कि हुकूमत जो है वो इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए या फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का गवर्नर साहब कहें। और इसके लिए यकीनन 106 जो सूबाई अरकान असेंबली थे नून लीग के, वो दस्तखत करके दे भी चुके हैं, लेकिन इस बात को होल्ड कर दिया गया है क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि आप अभी इस वक्त सिचुएशन को देखें और कुछ रोज इंतजार करें। हो सकता है कि इमरान खान साहब और परवेज इलाही साहब जो हैं उनकी आपसी जंग इतनी ज्यादा हो जाए कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या फिर गवर्नर की तरफ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत ही ना पड़ सके। इसके अलावा तीसरा प्लान ये है, क्योंकि नून लीग के पास इससे ज्यादा भी हो सकता है प्लान हो, लेकिन जो तीन मेरी नॉलेज में, तीसरा प्लान ये है कि भला आखिर किसी ना किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को ऑनलाइन लिया जाए, ऑन पेज लिया जाए और उनसे ये कहा जाए कि कम से कम सिस्टम को इस वक्त डिस्टेबल करने की जो भी कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, काफ लीग को साथ मिलाते हुए उसको हर सूरत में नाकाम बनाने के लिए उनकी सपोर्ट मिलनी चाहिए। और वो आपने देखा कि पिछले 2 रोज में जिस तरीके से परवेज इलाही साहब रावलपिंडी पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने ऑन कैमरा भी उस दिन इंटरव्यू में ये बात नहीं रिजेक्ट की कि मेरी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा जी हाँ मुलाकात हुई है और पाकिस्तान के लिए जो चीज बेहतर होगी बिल्कुल वही करना चाहेंगे। और उन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए शायद हम सियासतदानों से बहुत बेहतर ही किया है। तो इसका मतलब यह है कि वो जिस लाइन पर चलने वाले हैं उस लाइन पर चलते हुए वो अपने मफाद के साथ साथ उस लाइन को भी फॉलो करेंगे जो कि उनको दी जा रही है, चाहे मशवरतन। मैं पहली बात की तरफ आऊंगी जो कि ये थी कि नून लीग कोशिशें कर रही है, जो कि उनका सबसे पहला प्लान है, यानी कि प्लान ए। उनकी कोशिशों में सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि परवेज इलाही साहब असेंबलियों को सस्टेन करवाएं और वो ना ही असेंबलियों को डिसॉल्व करें और ना ही इस किस्म की कोई सिचुएशन पैदा करें जिसके बाद नून लीग को रेजिस्टेंस करनी पड़े। लेकिन असल चीज ये है कि परवेज इलाही साहब अपना वेटेज भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ ये देख रहे हैं कि उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए पीटीआई के साथ रहना बेहतर है या फिर पीटीआई से अलग होना। और उसके लिए बहुत सारी मामलात हैं जो कि वो टेबल पे रख रहे हैं, जो मैं आपको अगले आने वाले क्वेश्चन में इंशाल्लाह उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि परवेज इलाही साहब जो गेम खेल रहे हैं वो विकेट के दोनों तरफ है, लेकिन उसमें उनका गेन और लॉस क्या हो सकता है इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप? एक जानिब इमरान खान ने असेंबली तहलील करने का ऐलान कर दिया है, दूसरी जानिब बैकडोर राबते भी हैं, पीडीएम की क्या हिकमत अमली होगी? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, आज पहला दिन है बल्कि दूसरा दिन है ये जब से उन्होंने अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है या लिबर्टी के जलसे में सैटरडे की शाम को, तो अभी तक तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आ रही पीडीएम की तरफ से कि वो क्या सोच रहे हैं या वो क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी काउंटर मूव होगी। अभी थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब की मुलाकात हो रही थी फॉरेन जर्नलिस्ट के साथ, तो उसमें यही उनका आ रहा था अपना डिटर्मिनेशन की जी हमने हर हालत में फ्राइडे को कह देना है कि जी रिस्पेक्टिव गवर्नर्स को, केपी के चीफ मिनिस्टर और पंजाब के चीफ मिनिस्टर के, आप रिस्पेक्टिव गवर्नर्स को अपनी वो जो एडवाइस है और रेजोल्यूशन वो आगे दें। अब वो बात सही है कि इस वक्त बाकी लाहौर जो है इस वक्त बड़ा पॉलिटिकल गर्मा गर्मी तो बहुत है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। जरदारी साहब आके यहाँ पे बैठ गए हैं और चौधरी शुजात साहब मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वो भी आगे हैं और कोशिश यही है कि इसको कैसे मामले को रोका जाए। तो अब देखिए, अभी तक वो हमने पहले ये भी सुना था कि पीएमएलएन जो है या आप पीडीएम कहें चले, मेजॉरिटी तो पीएमएलएन ही ऑपोजिशन है पंजाब में, कि वो कोई उनके जो एमपी हैं वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बिल्कुल तैयारी में है, लेकिन अभी तक उसकी कोई बात नहीं आई, कोई खबर नहीं आई कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबमिट हुआ है या नहीं, या ये इंडिकेशन भी नहीं आ रही है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है गवर्नर साहब वो ऐसी कोई बात कर रहे हैं या नहीं। मेरा ख्याल है कुछ जो फिगर्स का मामला है वो शायद ठीक नहीं है, इट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द ऑपोजिशन। तो ये अभी एक सिचुएशन फ्लूइड है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जहाँ तक चौधरी साहबान का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि कल जो हुआ है क्लैश और जिस तरह का एक बड़ा टफ रिस्पॉन्स आया है फ्रॉम चौधरी परवेज इलाही, उस पर भी आज इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कह दी। वो कहते हैं भाई हमारी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, जो हमारी है अपना सोच, वो यकीनन वो हमारी पार्टी पॉलिसी है। अगर हम किसी का नाम लेके क्रिटिसाइज करते हैं और पीएमएलक्यू जो है उनकी अपनी पार्टी पॉलिसी है, वो उनको नहीं क्रिटिसाइज करना चाहते तो ठीक है, वो उनके ऊपर है। लेकिन एक बात आ रही है कि मुनीस इलाही साहब और इमरान खान ने भी आज कहा कि जनाब इस इशू के ऊपर हम दोनों इकट्ठे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब मेरे ख्याल इस बात को समझते हैं कि अगर इस मोमेंट ऑफ क्राइसिस में उन्होंने कहीं से भी अगर उनको इनपुट आती है कि जी आपने ये नहीं करना वो नहीं करना,
अगर वो उस इनपुट पे अमल करेंगे जी। तो उनके लिए जिस तरह पाकिस्तान के अवाम में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आई हुई है इस वक्त और लोग चार्ट हैं, तो ये ना हो कि अगर बाकी असम्बली जब डिजॉल्व हो जाए जी। और बेशक उनको 20-25 सीटें जो हैं वो पीटीआई प्रॉमिस भी जी। करते हैं ये आने वाली पंजाब असम्बली की इलेक्शन में, हाँ। अज्यूमिंग कि अगर ये हो जाता है, डिसोल्यूशन आगे चलता है, हाँ। तो देखें बहुत मुश्किल है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को फिर वो सीटें मिले और सही। लोग जो फिर अपना गुस्सा फिर निकालेंगे उनके ऊपर। तो लिहाजा उनके लिए भी एक बड़ी इसका डिलेमा यही है जी। कि भाई हमने किसी और को सुनना है या हमने अपना जो पॉलिटिकल फैसले हैं ठीक। अपने एलाइज के साथ वो करने हैं, उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिटिकल फैमिली की जो पॉलिटिकल फ्यूचर है, जो पावर ठीक। उनकी जो है हमेशा, क्या उसको भी उन्होंने प्रिजर्व करना, तो दे आर इन वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। ठीक ठीक। तो अभी सूरत हाल कुछ यूँ है कि अभी अगर मगर की ही सूरत हाल है और इमरान खान ने बाकायदा असम्बली तहलील करने की बात भी कर दी है। पीटीएम की क्या हिकमत अमली, इसी पे हमारे पैनलिस्ट हमसे बात कर रहे थे। अभी यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दूसरे सवाल की जानिब बढ़ेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे और बात करेंगे पंजाब असम्बली के हवाले से, वो डिज़ोल्व होनी है या नहीं। लेकिन नून लीग जो है पंजाब असम्बली बचाने के लिए खासी सरगर्म दिखाई देती है और देखना यह है कि परवेज़ इलाही की जानिब से क्या कोई बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है ये नहीं। इसी सवाल को लेकर मैं इम्तियाज़ गुल की जानिब बढ़ूंगी। जी इम्तियाज़ साहब, क्या कहेंगे आप? सॉरी, आपकी आवाज़ टूट के आ रही थी, दोबारा जी इम्तियाज़ साहब, सवाल सिर्फ ये है कि नून लीग जो है पंजाब असम्बली को बचाने के लिए काफ़ी सरतोड़ कोशिशें कर रही है, साथ में ये कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही कोई बड़ा सरप्राइज़ भी देने वाले हैं। देखिए, अब सरप्राइज़ तो चौधरी परवेज़ इलाही को ही मालूम होगा। अब ये शायद वाहिद मुल्क है जहाँ पे हमारे सियासी रहनुमा बात कुछ करते हैं, करते कुछ हैं। क्योंकि अगर तो वो इमरान खान के मशवरे पे असम्बली को तहलील नहीं करते हैं तो वो बड़ी क्रूड सी ज़बान है कि अपना थूका हुआ चाटने वाली बात है कि बार बार उन्होंने ये कहा है कि ये हुकूमत इमरान खान की अमानत है और हम जैसे वो कहेंगे वैसे ही करेंगे। तो इसलिए ये जो सरप्राइज़ वाली बात है मेरी समझ से बालातर है। ये अलबत्ता उनकी ख्वाहिश ज़रूर समझ में आती है कि वो मज़ीद 5-6 महीने 7 महीने इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, क्योंकि जो ख़बरें आ रही हैं कि जिस तरह मंडी बहाउद्दीन ज़िला है वहाँ के लिए, फिर गुजरात के लिए गैर मामूली नौयत की फ़ंडिंग सड़कों के लिए मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट, कुछ उसमें सही सच्चे प्रोजेक्ट होंगे, जेन्युइन होंगे, कुछ उनमें कागज़ पे हैं। तो इस बेशुमार कोई अरबों रुपए या तो एलोकेट हो चुके हैं या एलोकेट हो रहे हैं इन तरक्याती स्कीमों के लिए। तो ये वही हमारा रिवायती तरीका सियासत है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे क्यू लीग हो, चाहे नून लीग हो, कि जो अवाम की स्कीमों के नाम पे पैसे लेते हैं, उनमें से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं सबको मालूम है उसमें कम से कम 50% पैसे खा लिए जाते हैं। तो ये शायद अपने आइंदा इंतखाबात के लिए, मतलब अगर भी रहना चाहते हैं इक़्तिदार में, तो अपने आइंदा इंतखाबी मुहिम के लिए पैसे इकट्ठे करने के ख्वाहिशमंद है। साथ ही साथ वो काम करना चाहते हैं जो नवाज़ और शहबाज शरीफ ने किया, यानी ख़ुद भी खाया, साथ साथ दूसरों में भी इन्वेस्ट किया ताकि इंतखाबात के मौके पे वो काम आए। इसके अलावा तो मुझे बतौर पाकिस्तानी बड़ी शर्मिंदगी होगी, मायूसी नहीं होगी अगर परवेज़ इलाही ने उस बात से हट के काम किया जो बार बार उन्होंने कहा कि ये हुकूमत इमरान खान की अमानत है। इम्तियाज़ गुल साहब, आपको इंटरप्ट करने के लिए माजरत, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यह था कि मुस्लिम लीग नून जो है काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रही कि किसी तरह से पंजाब असम्बली जो है वो डिज़ोल्व ना हो, और क्या वो पंजाब हुकूमत की पेशकश कर सकती है परवेज़ इलाही को अपनी जानिब करने के लिए, और जिस तरह से परवेज़ इलाही का झुकाव आजकल जो है वफाकी हुकूमत की जानिब है? थोड़ा टेक्निकल इशू शायद हो गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है, यही सवाल मेरा उनसे भी है। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले मैं एक बात को रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ जो मैं पिछले सेगमेंट में नहीं बोल सका, कि
कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अपना ARY के ऊपर, तो उस पे जो उन्होंने बड़े अपने गुस्से का इजहार किया और सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए इमरान खान साहब के लिए कि उन्होंने क्यों जनरल बाजवा को इस तरह टारगेटिंग की है जब वो इकट्ठे बैठे हुए थे लिबर्टी के मजमे में वो ऐलान करने के लिए रेजोल्यूशन असेंबली। और आप नोट करें कि आज इमरान खान ने जब मुलाकात की जर्नलिस्ट से, फॉरेन जर्नलिस्ट, तो एक दफ़ा फिर उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेके उनके एलिगेशन लगाए हैं। अब बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अपनी इस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मैं 2-3 दफा पहले कह चुका हूँ, आज मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो खामखा अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक शख्स जो रिटायर हो गया हुआ है, ठीक है, जो कुछ हुआ 2022 में वो देखें, वो दौर खत्म हो गया, तो क्यों उनका नाम बार बार लेके क्यों उनको आप क्यों अपने लिए मजीद तलखियां पैदा कर रहे हैं? क्यों आप एस्टैब्लिशमेंट को फिर अंदर स्ट्रेन लेके आ रहे हैं? क्योंकि एक एक्स आर्मी चीफ को इतना अगर कंट्रोवर्शियल बनाया जाए या उनको टारगेट किया जाए, बेशक जलसों में आपने किया है, तो मैं समझता हूँ उनको इस बात से इसको वर्ड करना चाहिए। और मैं हैरान हूँ, कल चौधरी परवेज साहिब, वो साबिक DGI, उन्होंने साबिक DGI का नाम ले दिया कि उन्होंने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया। सो ये इस तरह अगर होता रहेगा तो बहुत मेरे नजर में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप बात कर रहे थे कि चौधरी परवेज सरप्राइज क्या दे सकते हैं, 1-2 मीडिया ग्रुप्स हैं जिनकी नॉन लॉयल्टीज हैं टुवर्ड्स द PMLN, वो ये बात सुबह से कर रहे हैं कि जी चौधरी परवेज गुस्से में आके, क्योंकि आज फिर इमरान खान ने जनरल बाजवा का बार बार नाम लिया है, तो वो ही विल प्रॉब्ली रिजाइन एज द चीफ मिनिस्टर। एंड इफ ही रिजाइन एज द चीफ मिनिस्टर, तो फिर उसमें जारी बात है कि एक लीडर ऑफ द हाउस को दोबारा इलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर वो जो अपना जुमे को जो जाना है डिसोल्यूशन का समरी टू दी एडवाइस टू दी गवर्नर पंजाब, फिर जारी बात है उसमें गड़बड़ हो जाएगी। फिर एक नया लीडर ऑफ द हाउस होगा, फिर जोड़ तोड़ होगी, फिर नंबर गेम होगी, वगैरह वगैरह। तो ये भी एक सरप्राइज है जो वो दे सकते हैं। वो अपनी कमिटमेंट से विड्रॉ नहीं कर सकते जो उन्होंने इमरान खान को दे दी और पब्लिकली आके पूरी पाकिस्तान के सामने दी। हाँ, अगर वो कल को गुस्से में इसका बहाना बना के कि जी मैं इनको कह रहा हूँ ये बार बार कर रहे हैं, तो लिहाजा सॉरी आई डोंट वांट टू रिमेन द चीफ मिनिस्टर, लेकिन दैट अगेन विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट चॉइस फॉर हिम कि वो जनाब एक ऐसी चीज को सामने लेके कि जबकि एक शख्सियत रिटायर हो चुके हैं जिससे अब उनको कोई फायदा नहीं होना फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो अगर इतना एक्सट्रीम स्टेप लेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आज किसी ने एक बड़े लाइट मूड में बड़ा अच्छा रिमार्क दिया, उसने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो तो एक टांग उठा के, ठीक है अल्लाह उनको सेध दे, वो तो एक टांग उठा के एक टांग पे टांग रख के वो तो आराम से बैठे हैं, पूरी दुनिया के हर सेगमेंट से मुलाकातें कर रहे हैं। हाँ। लेकिन भागदौड़ कौन कर रहे हैं? जरदारी साहब, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब और जनाब बाकी जो लोग हैं कि जी इस सूरत को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑपोजिशन जो होती है, ऑपोजिशन तो हमेशा चाहती है कि असेंबली डिसॉल्व हो ताकि ये गवर्नमेंट जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मामला उल्टा चल रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम असेंबली डिसॉल्व करना चाहते हैं, ऑपोजिशन कह रही है कि हम डिसॉल्व नहीं होने देंगे। एक अजीब सा एक नया रवायत कायम हो रही है पाकिस्तान में। ठीक ठीक ठीक। सना मिर्जा, आपकी जानिब बढ़ूंगी, क्या समझती हैं आप, क्या वफाकी हुकूमत जो है परवेज इलाही को ऑफर दे सकती है वज़ीर आला पंजाब की? वैसे सनम, मैं फारूक साहब की गुफ्तगू बड़ा एंजॉय कर रही थी। वैसे हमारे मुल्क के साथ और हमारी सियासत के साथ इस वक्त जो मजाक हो रहा है वो देखने से ताल्लुक रखता है। मैं आपके सवाल से पहले छोटा सा एक एडिशन कर दूं कि फारूक साहब जो कोट कर रहे थे परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू, तो परवेज इलाही साहब जहां इमरान खान साहब के बारे में ये कह रहे थे कि जी एक साबका आर्मी चीफ है और आप एहसान फरामोश हैं और आप उनके बारे में ये सब बातें करते हैं, तो अगर आप उनका वो पूरा इंटरव्यू सुने तो वो साबिक DG ISI जनरल फैज के बारे में भी इसी किस्म के एलिगेशन लगाते रहे कि उन्होंने नैब को इस्तेमाल किया और मुझे और चौधरी शुजात साहब को नैब में हाजिरियां भुगतानी पड़ी और हमें वहां पर जाना पड़ा बीमारियों के बावजूद। तो जहां वो खान साहब को मशवरा दे रहे हैं कि साबका आर्मी चीफ के बारे में बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, वहीं उनको साबका DG ISI के लिए भी इसी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो खुद भी वो काम ना करें। अब परवेज इलाही साहब के CM-शिप पे मैं आती हूँ। देखें, 106 अरकान असेंबली नून लीग के पहले ही साइन करके दे तो चुके हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अपने दस्तखत के साथ लेटर, लेकिन वो अभी सबमिट नहीं किया गया क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने उसको होल्ड करवा दिया है। अब बात यह है कि परवेज इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने बड़ा धुआं
धुआंधार इंटरव्यू दिया और उन्होंने खान साहब को बड़ा टाइट करने की कोशिश की कि अगर आपने मामला सीधे नहीं किए तो फिर मैं आपके साथ नहीं रुकूंगा। लेकिन उसी इंटरव्यू में उन्होंने कमेटी बनाने की भी बात कर दी कि जी ऐसे ऐसे लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए और उसमें से परवेज खटक साहब का नाम लेकर खान साहब ने आज वो कमेटी भी बना दी जो कि उनसे सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात करेगी। लेकिन इत्तलात ये है कि वो सीट एडजस्टमेंट उन सीटों के ऊपर होगी जिसमें पीटीआई कामयाब नहीं हो सकी थी, यानी कि वो सीटें दी जाएंगी जिनके ऊपर वैसे ही सिचुएशन टफ होगी पीटीआई के लिए, तो इसलिए वो काफ लीग की गोद में डाल दी जाएंगी। अब उस इंटरव्यू के बाद जहां खान साहब के बारे में उन्होंने इतनी सख्त बातें की, वहीं उस इंटरव्यू के फौरी बाद मोनिस इलाही साहब को गाड़ी में बिठा के उन्होंने उनके घर भेज दिया कि खान साहब को इस इंटरव्यू के बारे में एतमाद में लिया जाए। यकीनन इसके पीछे भी कोई मामलात होंगे जिस वजह से मोनिस इलाही साहब को अपने वालिद की पोजीशन क्लियर करने के लिए जाना पड़ा। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। इस पूरी सिचुएशन में जहां परवेज इलाही साहब को सीएमशिप ऑफर करने की बात अब नून लीग के अंदर भी गर्दिश कर रही है कि अगर मामला किसी तरह नहीं चला तो आखिर में ये वाला कार्ड भी इस्तेमाल हो जाएगा। वहीं ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि अगर परवेज इलाही साहब ना माने तो जो 10 बंदों की एक आपके पास फिगर मौजूद है मुस्लिम लीग काफ की सूरत में, हो सकता है कि शुजात साहब को लेने के साथ अपने अलायंस में शुजात साहब उन 10 लोगों को उस चीज से पीछे हटा दें कि वो परवेज इलाही साहब के लिए वोट ना दें। क्योंकि असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारहा ये कह रही है कि नून लीग या पीडीएम के पास नंबर पूरे नहीं है। अगर तो वो 10 वोट जो कि मुस्लिम लीग काफ से बिलोंग करते हैं वो इधर से उधर नहीं किए गए तो इसका मतलब ये होगा कि पीडीएम कामयाब नहीं होगी और परवेज इलाही साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बात है गवर्नर की तरफ से या फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करने की बात है सूबाई असेंबली में, वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जबकि काफ लीग के वोट को आप माइनस नहीं करने पीटीआई से। तो ये एक बड़ा चैलेंज है और इसके लिए परवेज इलाही साहब को कन्विंस करना बहुत जरूरी है। लेकिन परवेज इलाही साहब जैसे मैंने शुरू में कहा कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं कि या तो इधर से कुछ मिल जाए या उधर से कुछ मिल जाए, जहां से उनको कुछ मिला वो वही चल देंगे। ठीक ठीक। सज्जाद मीर साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी, क्या कहेंगे सर? नून लीग पंजाब असेंबली की जो है वो बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है सर तोड़ कोशिशें भी कर रही है और जिस तरह से अगर हुकूमत की जानिब से ऑफ़र उनको मिल जाती है परवेज़ इलाही साहब को सीएमशिप के लिए तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे? सरप्राइज़ मिलने वाला है कोई? असल बात यह है कि इम्तियाज साहब ने एक बड़ी मजे की बात की है, मुझे उस पर बहुत लुत्फ आया है। उन्होंने क्या थूका हुआ चाटना है। परवेज इलाही साहब ने वादा कर दिया अब अगर उससे बदलते हैं तो थूका हुआ चाटना है। भाई सबसे बड़ा थूका हुआ चाटना तो वो था जब वो दुआएं खैर करके मिठाइयाँ खिला के खुशी मनाकर रास्ता बदल के दूसरी तरफ चले गए थे। परवेज इलाही साहब की सियासत ऐसी है जो किसी मोड़ पर ही बदल सकती है। गेयर ही नहीं बदलता बल्कि वो स्टीयरिंग भी बदल देते हैं और रास्ता ही बदल सकता है। वो रास्ता जो कहीं जरदारी के घर जाता था वो बनीगाला की तरफ चल पड़ता है। तो इसलिए परवेज इलाही से आप ये तवक्को नहीं करें कि अगर उन्होंने वादा किया तो उन्होंने अगले दिन जो इंटरव्यू दिया है और जिस चैनल पे दिया है और जिन ताल्लुकात के साथ ये सारे चैनल को हम देखिए, जब कोई एक बंदा खबर देता है ना तो हम देखते हैं खबर देने वाला कौन है, उसके लिंक्स देखते हैं, उसका पस मंजर देखते हैं, उसकी जहन को देखते हैं कि वो आमतौर पर किस नजरिया का हामी है। फिर उस खबर का अंदाजा लगाते हैं कि ये किसी ने फीलर छोड़ा है या सचमुच इसका कुछ मतलब है। बहुत सी बातें उसके ऊपर तजिया करते हैं। इस तरह जब किसी खास चैनल से कोई खबर नशर होती है और वो इंटरव्यू दिया जाता है, दिलाया जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों कर हुआ है। परवेज इलाही ने पैगाम भेजा था, मैं मजबूर था, मुझे मैसेज आ गया था इसलिए मुझे ये करना पड़ा। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं कि कुछ भी कह सकते हैं, उनकी ये सियासत है और इस सियासत आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। जोलाई इनके बहुत वजहदार आदमी थे और सारी पीएनए की तहरीक उनके पैसों पर चलती थी, यानी कि कई बार मैं कह चुका हूं ये बात को, और उनके दस्तरखान पे सब कुछ होता था। इसके बावजूद भी जब कोई बात को बदलने का तरीका आता था तो वो बड़े तरीके के साथ, सलीके के साथ, ये पंजाब की सियासत का एक खास पैटर्न है और सभी का नहीं है, एक खास ग्रुप का जिसमें चौधरी मास्टर हैं उनका पैटर्न है। मसला इस वक्त ये है कि क्या मुस्लिम लीग ऑफर कर सकती है? मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग के लिए ये लास्ट ऑप्शन होगा, प्लान बी, प्लान सी, सी डी जो भी होगा उसमें लास्ट ऑप्शन ये होगा कि वो परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर करे। परवेज इलाही इस वक्त अपने लिए कम और मोनिस इलाही के लिए ज़्यादा लड़ रहे हैं, उसे वो इलेक्ट करा के चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। और क्या ये तहरीक इंसाफ को मंजूर है, कबूल है? यानी वो भी खासी सूरत में फंसे हुए हैं। वो अगर उनसे हटते हैं तो अपनी सीटें जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जिनमें वो रहते हैं। और अगर उनको वो सिस्टम मिलती हैं जिस पर नून लीग मजबूत है और पीटीआई भी वहां लड़ती, तो मेरा ख्याल में फिर भी उनके लिए ये मुकाबला बड़ा टफ होगा। तो
परवेज इलाही का भी इम्तहान है, नून लीग का तो इम्तहान होना ही होना है पंजाब में। वो इम्तहान के लिए इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो, उसको हर सूरत में उस इम्तहान से गुजरना है। ठीक, तो मुल्क की सियासत में काफ़ी हलचल है। नून लीग जो है पंजाब असेंबली बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक है। सरप्राइज़ मिलेगा ये नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आखिरी टॉपिक की जाने बढ़ेंगे और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को निशाने पर रख लिया है और उनको निशाने पर उन्होंने रखा ही था कि उस्मान बुज़दार की जानिब से भी बड़ा ही करारा जवाब उनको दिया गया है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये भी दावे किया जा रहे हैं कि पंजाब में वो दोबारा से जो है अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। और देखना अब यह है कि तहरीक इंसाफ को क्या इस तमाम तर सूरत हाल से कोई नुकसान पहुँच सकता है या कि नहीं। सना मिर्ज़ा की जानिब बढ़ूंगी। सना, क्या कहेंगी आप? देखिए, जहां तक बुज़दार साहब की आपने बात की है तो हम तो पूरे 3.5 साल इंतजार ही करते रहे कि वो कुछ बोलें या फिर नहीं, लेकिन बुज़दार साहब को यकीनन बुरा लगा होगा जो कुछ परवेज इलाही साहब ने 2 रोज पहले इंटरव्यू में जिक्र किया, और ऑब्वियसली तभी मीडिया उनके पास पहुंचा भी। परवेज इलाही साहब को शायद ये नहीं कहना चाहिए था कि बुज़दार साहब को वही लेकर आए, और लोकल बॉडीज के इलेक्शन तक बुज़दार साहब हार गए थे और इसके बाद अगर वो उनको ना लेके आते तो शायद आज बुज़दार साहब यहाँ ना होते। लेकिन देखना यह है कि ये सिलेक्शन करके खान साहब का उनको ऊपर लेके आना और फिर खान साहब की फैमिली की तरफ से बुज़दार साहब का इस्तेमाल किया जाना, क्योंकि बकौल परवेज इलाही साहब के बुज़दार साहब लोगों को अंदर करवाते रहे सीएम बनने के बाद। तो यकीनन बुज़दार साहब के पास बहुत से राज होंगे, लेकिन बुज़दार साहब से मुतालिक जो बहुत से राज हैं वो बहुत से लोगों के पास और भी हैं। तो बुज़दार साहब को सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि उनके दौर में करप्शन की ऐसी कहानियां लिखी गई हैं जो माजी में शायद नहीं लिखी गई, और बुज़दार साहब उन तमाम चीजों को देखकर भी आंखें बंद करके बैठे रहे। यकीनन उनके हवाले से नून लीग कुछ ना कुछ एक्शन तो लेगी, लेकिन इस वक्त जिस सिचुएशन में नून लीग फंसी हुई है और वो है कि आखिर पंजाब की डूबती हुई इस नैया को किस तरीके से संभाला जाए, तो मेरा ख्याल है पहले इस टास्क से नून लीग सबर आजमा तरीके से निकलने की कोशिश जरूर करेगी, और उसके बाद अगले मरहले पे नैब के हवाले से या फिर किसी दूसरे इस किस्म के इदारे को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम चीजों के केसेस जो हैं इन लोगों के खोले जाएंगे। और जिस तरीके से नैब में अमेंडमेंट की बात की जा रही है, उसके कानून के खिलाफ खान साहब भी कोर्ट में जा चुके हैं, तो यकीनन एहतसाब के अमल में कुछ चेंजेस की जाएंगी अपनी फायदे की मुनासबत से, और उसके बाद जो अपोजिशन उस वक्त होगी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए भी केसेस खुलेंगे। और बुज़दार साहब तो छोड़े दूर की बात है, खुद खान साहब के अपने अहले खाना और उनसे जुड़े जो लोग उनके साहब अहले खाना है उनके भी बड़े केसेस खुलने। तो आगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप देखेंगे कि इस एहतसाब के नेटवर्क में खान साहब के बाद और कितने लोगों के नाम बढ़ते हैं। ठीक, सज्जाद मिर्ज़ा साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी, आप क्या कहेंगे सर? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि असल में बुज़दार तो अब नॉन एंटिटी रहा है इतने अरसे में। यानी मैं नहीं कहता कि वो गैर अहम हो गया है, वो अहम इसलिए है, ये ठीक कह रही है साहब कि वो इसलिए अहम है कि उसके पास बहुत से राज है। जितनी करप्शन इमरान खान के घर पे तक जाती है जिसके खुरे, वो सारी की सारी बुज़दार के जरिए हुई है। ज्यादातर बुज़दार की, सारी तो सारी नहीं, ज्यादातर बुज़दार के जरिए हुई है। जुल्फी बुखारी भी थे, शहजाद अकबर भी थे और पता नहीं कौन कौन थे, लेकिन ये बुज़दार के जरिए जो हुई है, ये गोगी वाला ग्रुप जो है, फरक गोगी की वगैरह सारी सेंटर इसका बुज़दार ही था। तो इस लिहाज से बुज़दार साहब अहम तो है, इस लिहाज से कहीं राज फाश ना कर दें। अगरचे इमरान इसकी परवाह नहीं करता, वो उल्टा देता है उस बात को, उल्टा उस पर डाल देता है। और इमरान बुज़दार पर खुद इतने इल्जाम लग सकते हैं कि वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते इमरान खान के खिलाफ जाना, जब इमरान खान के खिलाफ बात करना। लेकिन ये बात ये कि वो अब बोले तो क्यों बोले, अब इस पर भी ना बोलते तो कब बोलते। उन्होंने कहा कम से कम ये तो कह दो कि मेरी हुकूमत बहुत काम की, वरना इस अरसे में वो पूरी मूवमेंट में कहीं नजर नहीं आते, नॉन एंटिटी बन गए थे। ठीक, इम्तियाज गुल साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी, क्या कहेंगे सर इस तमाम तर सूरत हाल पर आप? देखिए, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है इस नुक्ते नज़र से कि हमारे मीडिया में जितनी बातचीत है, हमारे सियासतदान, ये सब शख्सियात में फंसे हुए हैं। एक दूसरे के पीछे हर किस्म की नेगेटिव मनफी बातें हो रही हैं, और पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं उसकी तरफ कोई नहीं आता। जो बार बार ये करप्शन की बात है, चाहे वो पीटीआई के दौर में हो या मुस्लिम लीग के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा इस वक्त सरकारी ठेकों का, टेंडरिंग का जो निज़ाम है वो इस मुल्क में करप्शन का सबसे बड़ा ज़रिया है। वो वाइट कॉलर क्राइम
उसको आप कहते हैं, उसकी तरफ कोई सियासी जमात, कोई सियासी रहनुमा, कोई ब्यूरोक्रेट और हमारे अक्सर जितने सहाफ़ी दानिश्वर दोस्त हैं, वो भी उस तरफ तवज्जो नहीं देते। अभी जैसे मैंने पहले कहा कि बड़े दिए गए हैं, लेकिन इसको आप साबित नहीं कर सकते हैं। तो ये जब तक तवज्जो नहीं देंगे अपने असल मसाइल पे, ये शख्सियात शहर में और उनके दिफा में फंसे हैं। मसलन अगर इमरान खान ने जनरल बाजवा पे तनकीद की है, दूसरी तरफ साथ फैज़ हमीद पे खुद परवेज़ इलाही ने तनकीद कर दी, जो सना ने मेरा ख्याल है बात की थी। तो भाई वो ग्रेड 21, 22 के ऑफिसर हैं। अगर कोई बंदा एक सियासतदान जिसकी पूरी हुकूमत वो समझता है कि उन्होंने गिरा दी है और उसके खिलाफ वो काम करते रहे हैं, जबकि उसके वो सबॉर्डिनेट थे, तनकीद रही है, तो इसमें ऐसा अनहोनी बात क्या है? मतलब सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेट्स की आप पगड़ियां उछालते रहें के खिलाफ एक्ट के जरिए ISI, GHQ ने मिलके गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो मुकदमात बनाते रहे, वो ठीक था। लेकिन फौज के साबिक सरबराह के खिलाफ बात करना जुर्म बन गया है। ये हमें दोगलापन को ये खत्म करना पड़ेगा। कोई भी शख्सियत, कोई भी तनकीद से बालातर नहीं होना चाहिए। बहुत अगर किसी की जगह सही होती है, ये होता है कि आप किसी अदालत में चले जाए, बजाय इसके हम पढ़े कि उसने तनकीद क्यों की, इसने तनकीद क्यों की। भाई क्यों ना करें तनकीद? अगर हम पे तनकीद हो सकती है तो फिर जमानों पे क्यों नहीं हो सकती? ठीक। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपकी जाने बढ़ूंगी। जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने उस्मान बुज़दार साहब को हदफ तनकीद बनाया, जिस पर उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है, क्या तहरीक इंसाफ को इससे नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, मैं पहले एक पॉइंट मैं समझ तो अहम है, मैं भूल गया था, फिर आपके सवाल के जवाब भी दे देता हूँ। और क्विकली वो ये कि इमरान खान ने मेरे ख्याल अभी अपना आखिरी कार्ड नहीं शो किया, और वो ये है कि अगर कोई बीच में कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हो जाता अगले 2-3 दिनों में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि कोई एक बड़ी भी दे सकता है, आप इमरजेंसी लगा नाफिज कर दे मुल्क में और वगैरह इस किस्म की चीजें आइन के मुताबिक, क्योंकि गैर आइनी काम जो है वो तो नहीं चलने लगा पाकिस्तान में। तो ठीक है, फिर इमरान खान के पास ऑप्शन ये है जो कि बिल्कुल उसके कंट्रोल में है, तो वो कहते हैं ठीक है, ओके, फिर हम तहलील नहीं कर सकते क्योंकि अब ये डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान में, तो KP में जितने हमारे लोग हैं सब रिजाइन करें, पंजाब असेंबली में हमारे 180-86 जो लोग हैं वो रिजाइन करें, सिंध गवर्नमेंट के जो असेंबली में जो 35-36 है वो रिजाइन करें, और नेशनल असेंबली के 23 जो है वो रिजाइन करें। तो फिर देखें कि 400-500 बंदा रिजाइन कर गया, पार्लियामेंटेरियन करा ले बाय इलेक्शन, 50,000 रुपए खर्च करा ले। हम तो वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये ऐसी सूरत हाल हो सकती है, ये उनका लास्ट कार्ड है। अब आ जाते हैं बुज़दार की तरफ। देखिए, हमने तो प्रूव किया था बुज़दार वाज अ वेरी बैड चॉइस एज फार एज इमरान खान वाज कंसर्न। नॉन इंसर्टिव आदमी, उसका वो मैं वो रिट और वो कंट्रोल ही थी पंजाब में 3.5 साल। और इसी देखिए, ये हमें सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बताते हैं कि बुज़दार साहब के दौर में क्या होता था पंजाब में। भाई ये चीजें कभी हमने पहले सुनी नहीं थी कि AC, DC और ये इस किस्म के ब्यूरोक्रेटिक इंपॉर्टेंस है, वो देवर ऑन सेल, वो करोड़ रुपए में वो अपॉइंटमेंट बिकती थी। मतलब ये तो हमें हैरानी है कि ये इस किस्म की सूरत हाल पंजाब में पैदा हो गई थी। और पंजाब में जो ये सियासी ये इंतशार पैदा हुआ है पंजाब असेंबली में, जैसे लड़ाई मार कुटाई और ये अफरा तफरी जो हम देख रहे हैं पंजाब में, इट इज बेसिकली बिकॉज देयर वाज अ वीक एंड अ वीक चीफ मिनिस्टर लाइक बुज़दार, जिसने PTI को नुकसान पहुंचाया है। कि आज PTI जो है वो इस अब ट्रबल में हम देख रहे हैं कि एक 10 MPA वाली जो पार्टी है वो उन्होंने उनको बिल्कुल अपना होस्टेज बना के रखा हुआ है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो बुज़दार वाज अ बैड चॉइस एंड आई ओनली होप कि ये ना हो कि अगर ये कल को हालात फिर PTI की फेवर में आ जाए तो फिर बुज़दार टाइप बंदा न लाए। तो भाई पंजाब को चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब ने एज पंजाब चीफ मिनिस्टर मेरी ये कमिटमेंट जो सही बात है वो करनी चाहिए। भाई उस तरह का मॉडल चीफ मिनिस्टर, स्ट्रॉन्ग, असर्टिव, कि ब्यूरोक्रेसी भी आपसे डर रही है, सब इदारे भी डर रहे हैं। ठीक है, आप उनकी करप्शन वो चीजों को 2 मिनट की साइड पे कर दें, बट ही वाज अ वेरी असर्टिव चीफ मिनिस्टर। और फिर प्रोजेक्ट जो होते थे कैसे होते थे, ये शुरू होते थे तो विद इन द टाइम पीरियड, स्टिपुलेटेड पीरियड, वो डंडा देके जो अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल कराते थे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए तो जो भी आप कहेंगे उसमें बड़ा पैसा खर्च हो गया,
बट ही वाज अ गुड चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। ऑल्दो उस तरह की चीज मैंने उनके फेडरल लेवल के ऊपर एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं देखी है, वो आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, लेकिन गुलजार जी साहब वाज अ बैड चॉइस एंड उसने इमरान खान को लेट डाउन किया, पीटीआई सही को लेट डाउन किया। सही यार कमाल हो गया, वो एक दो खवातीन जो है वो रूल कर रही है और अपनी मर्जी जी मनमानी कर रही है, पैसा बन रहा है, अपॉइंटमेंट हो रही है। ये देखो ना, ये तो बहुत ही हालात खराब कर दिए थे पंजाब में गुलजार सही साहब। ठीक ठीक हमारे मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। अहम तरीन गुफ्तगू करते सज्जाद मिर साहब, इम्तियाज़ गुल साहब, सना मिर्ज़ा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि मुल्क की जो सियासत का दर्जा हरारत है वो बढ़ता जा रहा है। तो तमाम तर सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने है। अब देखना यह है कि ये जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दीगर अहम मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।